सभी को प्रणाम। डे 87 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहानियाँ कैसे सुनाएं, किस प्रकार की वो कहानियाँ हो। तो इसमें टाइटल है कि बच्चों की कहानियाँ ऐसे सुनाइए, यानी कि बच्चों को हम अपनी कहानियाँ इस तरह के सुनाएं, उसके कैरेक्टर उस कहानी का ऐसा हो जिससे हमारे बच्चे में कुछ सीख मिले, बच्चे को सीख मिले, बच्चे को प्रेरणा मिले, बच्चे अपने जीवन चरित्र को गढ़ने में आगे बढ़े। ऐसे अपने भावी पीढ़ी का नवनिर्माण करने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि हम अपने बच्चे को कहानियाँ कैसे सुनाएं, कहानियाँ किस प्रकार का हो। उसी में एक कहानी है दृढ़ निष्ठा। लाहौर की मिशन स्कूल की घटना है। एक बार वहाँ के प्रधानाध्यापक 9वीं कक्षा को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते हिंदू धर्म की कुछ चर्चा आई और उन्होंने उसमें दोष निकालने, उस पर आक्षेप छोड़ने प्रारंभ कर दिए। काफ़ी देर तक जब यह चर्चा चलती रही तो एक विद्यार्थी से यह सहन न हुआ। उसने तुरंत उन बातों का खंडन करना प्रारंभ किया। उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि नैतिक मूल्यों पर सभी धर्मों में बल दिया गया है। जहाँ तक कुरीतियों और अंधविश्वासों का प्रश्न है, वे ईसाई धर्म में भी कम नहीं है। इसके लिए किसी धर्म विशेष को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। किशोर की बातों से प्रधानाध्यापक का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने बेत से बालक की खूब पिटाई की, तब भी क्रोध न गया तो कॉलेज से उसका नाम ही काट दिया। बालक तो चला गया, पर प्रधानाचार्य के मस्तिष्क में कई दिनों तक तर्क वितर्क चलता रहा। उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारने लगी कि उन्होंने धर्म के मद में चूर होकर किसी निरपराधी बालक के प्रति दुर्व्यवहार किया और अंत में उन्होंने उसे वापस स्कूल में बुला लिया। यही किशोर बड़ा होकर महात्मा हंसराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जीवन भर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देने के लिए पंजाब में दयानंद आर्य महाविद्यालय की भी स्थापना की। यहाँ दृढ़ निष्ठा की बात हो रही है कि जब सत्य के प्रति या चाहे कोई भी हो, चीज़ें हो, बातें हो, अगर हम उसके प्रति दृढ़ निष्ठा रखते हैं, अडिग रहते हैं, उससे डिगते नहीं हैं, तो हमारी निष्ठा कहीं ना कहीं वो बाद में वो निखर कर आती है। जैसा कि इस कहानी से हमें सीखने को मिल रहा है कि जो सही था, बच्चे ने वो बात कही, लेकिन प्रधानाचार्य जो थे वो अपने धर्म के मद में चूर होकर या सीनियरिटी को देखकर, और चाहे उनको लग रहा होगा कि या फिर उन्हें लग रहा होगा कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे मुझे सिखाने चले, लेकिन हमारी अंतरात्मा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो इसीलिए सत्य का साथ तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा भी देती है। तो बाद में उस बच्चे को भेजने के बाद, डांटने के बाद भी, उसको स्कूल कॉलेज से निकालने के बाद भी उस शिक्षक जो थे, प्रधानाचार्य महोदय जो थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि नहीं, मतलब उद्गीन और खिन्न रहने लगे, उनके अंतरात्मा धिक्कारने लगी। तो उन्होंने वापस उस बच्चे को बुला लिया और वही बच्चा आगे बड़ा होकर किशोर बड़ा होकर महात्मा हंसराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पंजाब में उसने दयानंद आर्य महाविद्यालय की स्थापना भी की, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देने वाली महाविद्यालय थी। इसी में आगे कहानी है गौरवान्वित माँ, यानी गौरव करने वाली, जो किसी भी चीज़ पर माँ कैसे गर्व करती है, गौरवफुल होती है, गौरवपूर्ण होकर बातें करती है। गौरवान्वित माँ। एक बार बालक सुभाष 3-4 दिन घर नहीं लौटा। कई व्यक्ति उसे ढूंढने खोजने इधर उधर दौड़े, सभी जगह खोजा, पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चला। बेचारी माता बालक के किसी कष्ट में पड़ जाने की आशंका से बिलख रही थी। व्याकुल माता की आंखों को अचानक पीछे से आकर किसी ने नन्हे हाथों से बंद कर दिया। माता स्पर्श पहचान गई। आंखें बंद करने वाले हाथों को पकड़कर उसने अपनी गोद में खींच दिया और पूछा, 4 दिन से तुम कहाँ थे बेटे? बालक सुभाष मुस्कुराते हुए बोला, माँ, यही पास के गांव में हैजा फैला था, बीमारों को सेवा सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए इतने दिन वहीं उनकी सेवा में लगा रहा। तुम्हें सूचना देने का समय ही नहीं मिला। माँ ने उनकी सेवा भावना को सराहा और सराहते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमको पुत्र रूप में पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। यही बालक भारत माता का वीर सपूत स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से अमर है। यहाँ इस कहानी का कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुष होते हैं वो छोटी छोटी जो भी विपरीत परिस्थितियाँ हो या फिर सेवा कार्य मिलते हैं, उनको इग्नोर नहीं करते हैं
वो उनमें कहीं ना कहीं ये रचा बसा होता है कि उन्हें सेवा करनी है समाज की, राष्ट्र की, परिवार की। उनमें विनयशीलता, विनम्रशीलता, कर्तव्यशीलता कूट कूट कर भरी होती है। और ये जैसा कि इस कहानी से हमने सीखा या हमने जाना कि कैसे सुभाष चंद्र बोस बचपन में सेवा भाव से सेवा करने गए थे, जिससे उनकी माँ जो है बहुत ही गौरवान्वित हुई। आगे है नेक्स्ट कहानी, लोभी कबूतर। एक जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। वे सब एक ही परिवार के थे। उनका एक मुखिया था। सारे कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन कबूतरों का झुंड शाम को अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक जगह बहुत से दाने बिखरे पड़े थे। झुंड के कुछ कबूतरों को दाने चुगने का लोभ आ गया। उनमें से कुछ नीचे उतरने लगे, पर मुखिया बड़ा चतुर था। उसने समझाया, भाइयों, अनाज बड़ी कीमती चीज होती है, उसे लोग संभाल कर घरों में रखते हैं। यहाँ इतने दाने बिखरे पड़े हैं, इसका मतलब कोई धोखा है। तुम लोग दानों को लालच ना करो। अब शाम हो गई है, इसलिए भी रुकना ठीक नहीं है। मुखिया का इतने समझाने पर भी कबूतरों को लालच कम न हुआ। धीरे धीरे सब कबूतर नीचे उतर गए। टोली नायक को भी विवश होकर साथ देना पड़ा, पर अभी वे मुश्किल से 2-4 दाने ही मुंह में डाल पाए थे कि उन्होंने देखा कि वे सचमुच जाल में फंस गए हैं और शिकारी जिसने जाल फैला रखा था दूर से दौड़ा हुआ उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। कबूतरों की पहली गलती तो यही थी कि उन्होंने पेट भरे होने पर भी अनावश्यक लालच किया। घर पहुंच गए होते तो बच्चों से मिलते जुलते विश्राम करते, पर लोभ के कारण सब के सब जाल में फंस गए। दूसरी भूल उन्होंने यह की कि अपने से बड़े टोली नायक की आज्ञा नहीं मानी। बड़ों का अनुभव और ज्ञान दोनों बड़े होते हैं, इसलिए अच्छे बुरों की पहचान उन्हें अधिक होती है। छोटे बच्चे और घर के लोगों पर उन्हें स्नेह होता है, इसलिए वे जब भी कोई शिक्षा देते हैं भले के लिए ही देते हैं। पर जो लोग उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते और आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे भी कबूतरों की तरह ही कठिनाइयों और मुसीबतों के जाल में फंस जाते हैं। संकट आया जान कबूतरों ने अपनी मुखिया से कहा कि अब तो आप ही हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक भी है, जब कोई कष्ट आए तो बड़े और बुद्धिमान व्यक्तियों की शरण में जाने से कल्याण होता है। कबूतरों ने इतनी तो बुद्धिमानी की कि कष्ट पड़ने पर उन्होंने अपने विश्वास पात्र मुखिया को याद किया और अपनी भूल स्वीकार की। कुछ देर तक सोचने के बाद दल नायक बोला, भाइयों, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है और वह यह कि सब लोग मिलकर जोर लगाएं और जाल समेत यहाँ से उड़ चले। कबूतरों ने बात मान ली। सबने मिलकर जोर लगाया, जिससे जाल का बोझ भी उठ गया और वे आकाश में उड़ गए। शिकारी हाथ मलता ही रह गया। मिलजुल कर काम करने की शक्ति ऐसी ही होती है। कबूतरों का दल अपने निवास स्थान के समीप ही एक स्थान पर उतर पड़ा। वहां दल नायक का एक मित्र चूहा रहता था। उसने अपने मित्र को बुलाया। चूहा निकलकर बाहर आया। उसने मित्र को जाल में फंसा हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने इस तरह फंस जाने का कारण पूछा। कबूतर ने सारा किस्सा अपने मित्र चूहे को सुनाया। कबूतरों के लालच और दलनायक की बात न मानने की सारी कथा सुनकर चूहे ने कहा, मित्र लाओ, मैं जाल काटकर तुम्हें मुक्त कर दूं, पर इन लोगों को तो किए का फल पाने दो। दलनायक बोला, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ना कहो। तुम मेरे विश्वास पात्र मित्र हो। ऐसा मित्र जो कठिनाइयों में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र संसार में हर व्यक्ति को रखने चाहिए जो कठिन से कठिन आपत्ति पड़ने पर साथ दे सके। परमार्थी कबूतर की बात सुनकर चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ी देर में ही सारा जाल काट दिया। कबूतरों का दल फिर स्वतंत्र हो गया। चूहे को धन्यवाद देकर सब अपने घर लौटे। साधारणतः घरों में कहानी सुनकर जैसे ही उसका अंत हुआ, लोग प्रसंग को वहीं समाप्त कर देते हैं, पर दरअसल कहानी का यथार्थ लाभ इतने से नहीं मिल सकता। इतनी कहानी का अर्थ यह हुआ कि एक शिक्षा के लिए अपने सुनने वाले के मस्तिष्क में केवल वातावरण बनाकर छोड़ दिया। उसमें लहर पैदा करने वाली बात छूट गई। इसलिए कहानी के अंत में निष्कर्ष देकर समझाने वाली पद्धति आवश्यक है। उसके बिना कहानी का सारा महत्व बेकार हो जाता है। वातावरण तैयार हो जाना उसी तरह है जैसे बीज बोने के लिए खेत तैयार कर दिया गया है। बीज डालने का काम तो अब शुरू होता है, तभी तो दी हुई शिक्षा की पौध उग सकती है। इसलिए कहानी के अंत में उससे संबंधित शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे प्रस्तुत कहानी में निहित शिक्षा को समझाने में निमित्त यह कहा जा सकता है कि कबूतरों ने नासमझी और जल्दबाजी ना की होती तो इतना सारा झंझट ही क्यों पैदा होता। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां अक्सर आती हैं। जो लोग उनसे बच जाते हैं और वे बुद्धिमान होते हैं, पर जो फल
कुफल पर ध्यान नहीं देते, उन्हें कबूतरों की तरह ही संकटों में पड़ना पड़ता है। इसके बाद लंबी परेशानी उठाकर ही वे उस संकट से बचते हैं। जैसे दूसरों के धन का लालच करने वाले चोरों को सजा होती है, अधिक मुनाफे का लोभ नहीं त्याग पाते और मिलावट करते हैं, ऐसे बनियों और दुकानदारों की लोग बड़ी निंदा करते हैं। पकड़े जाने पर दंड दिया जाता है। लोभ छोटा हो अथवा बड़ा, वो हमेशा मनुष्य को कष्ट ही देता है। इसलिए बुद्धिमान और विचारवान लोग पहले ही उसका परित्याग कर देते हैं। वे लोग ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर विश्वास करते हैं, फिर भी कुछ मिलता है तो उसे अपने लिए ही नहीं रखते, वरन मिल बांटकर उपभोग करते हैं। इससे सबका भला होता है और खुद को भी सुख मिलता है। याद रखो कि लोभ संकट की जड़ है, इससे सदैव बचना चाहिए। छोटी सी कहानी में शिक्षाएं और परिस्थितियों का विश्लेषण देकर जितना चाहे बढ़ा लेते हैं। परिवार निर्माण के लिए इससे अच्छा प्रशिक्षण और क्या हो सकता है। पर हमें याद रखना चाहिए कि कहानी केवल मनोरंजन के लिए ना कही जाए, वरन उसमें शिक्षाएं और सम्मतियों का समन्वय भी किया जाए। उसका प्रारंभ और निष्कर्ष दोनों उद्देश्यपूर्ण रहना चाहिए। इस आज के स्वाध्याय से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, लेकिन उस कहानी का मूल मर्म क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उस कहानी का चरित्र का क्या उद्देश्य है, जो भी कैरेक्टर उस कहानी का है वो क्या उससे इस कहानी के माध्यम से संदेश दे रहा है, इसका जब हम कहानी के अंत में ज़रूर इसको समझाएं। इसका एंडिंग हम इस तरह से करें कि कहानी का जो उद्देश्य है, कहानी का जो मूल बातें हैं उद्देश्यपूर्ण हो और कहानी का अंत सुखद हो और हमारे बच्चे को कुछ न कुछ सीख मिले। तो इस तरह आज का ये स्वाध्याय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।